सुप्रीम कोर्ट में बुधवार यानी 4 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा, शराब नीति से सीधे राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ तो वह मामले में आरोपी क्यों नहीं है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कानूनी सलाह ली। अब दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। जांच एजेंसी और उपराज्यपाल के दावों के अनुसार शराब घोटाले से दिल्ली सरकार को 144.36 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। आरोप है कि इसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए किया। अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो राजनीतिक पार्टियों के फंडिंग के बारे में भी बहस शुरू होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। एनबीसी भारत की पड़ताल में आज हम राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग की पूरी कहानी जानेंगे और समझेंगे। फंडिंग कैसे मिलती है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कैश और बॉन्ड के जरिए कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है और कैसे इससे सरकार की नीतियां प्रभावित होती हैं। देश में राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के सभी तरीकों और उनके जरिए पार्टियों को मिलने वाली रकम का हिसाब किताब करें तो साफ हो जाता है कि फंडिंग का यह काला खेल मोटे तौर पर 3 तरह से चलता है। पहला कैश, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड और तीसरा विदेशी कंपनियों से लिए जाने वाला डोनेशन। इनके अलावा कारपोरेट्स के बनाए ट्रस्ट के जरिए मिलने वाली फंडिंग को सबसे अंत में समझेंगे। सबसे पहले कैश, चंदे के गोरख धंधे को समझिए। कोई भी शख्स 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं दे सकता। 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा डीडी, चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही दे सकता है। पहले ये लिमिट 20,000 रुपए थी और 2018 के एक फाइनेंस बिल के जरिए 2,000 रुपए से कर दिया गया। कोई शख्स अगर 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा देता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट यानी आरपीए के तहत पार्टी को डोनर का नाम चुनाव आयोग को बताना होता है। 2,000 से कम चंदा देने पर चंदा देने वालों का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शख्स इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 20,000 से ज्यादा का चंदा देता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। राजनीतिक पार्टियां कैश कैसे हजम कर जाती हैं इसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए किसी पार्टी को 1 लाख रुपए कैश दिया, किसी ने दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट यानी आरपीए के मुताबिक पार्टी को चंदा देने वाले इस शख्स का नाम चुनाव आयोग को बताना होगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। दरअसल पार्टियां इस कैश चंदे को 2-2 हजार रुपए अलग अलग चंदे के रूप में दिखा देती हैं और इस तरह उन्हें चंदा देने वालों का नाम बताने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। साफ है, इस तरह कैश के रूप में मिलने वाली बड़ी से बड़ी रकम को पार्टियां 2-2 हजार रुपए में बांटकर पूरी तरह पचा लेती हैं, हजम कर लेती हैं। मतलब यह कि 2018 में देने वाले चंदा देने की सीमा को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने से काले धन के खेल पर कोई असर पड़ा ही नहीं। बदलाव सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि पहले पार्टियों को बड़ी से बड़ी रकम को 20-20 हजार रुपए में तोड़कर या बांटकर दिखाना होता था और अब ये चीजें 2-2 हजार रुपए में कन्वर्ट कर दी गई। हजम हो जाता है सब कुछ। साफ है कि राजनीतिक दल ये छुपाने में कामयाब हैं कि नकदी के तौर पर मिला चंदा कहां से आया और किसने दिया। इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं राजनीतिक चंदे के जरिए सबसे बड़े जरिए यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या कहानी है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बियरर चेक होता है। इस पर न तो बॉन्ड खरीदने वाले का कोई नाम होता है और न ही उस पार्टी का नाम जिसे ये दिया जाना है। आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि कहां और कैसे मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, तो बिना देरी किए जान लीजिए। आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए
इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का समय तय करती है। इसके लिए देश में 29 एसबीआई ब्रांच तय की गई है। एसबीआई की ये ज्यादातर ब्रांच प्रदेशों की राजधानी में है। केंद्र सरकार लोकसभा के चुनावी वर्ष में 30 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकती है। और कौन कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, इसे भी समझते चलिए। कोई भी भारतीय नागरिक, हिंदू, अविभाजित परिवार, कोई कंपनी, फर्म, लोगों की कोई एसोसिएशन और कोई एजेंसी, कोई व्यक्ति अकेले या दूसरों के साथ मिलकर भी बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड 5 तरह के होते हैं: 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। कौन सी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है, इसे भी जान लीजिए। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है। दूसरी शर्त है कि इस पार्टी को ठीक इससे पहले हुए विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हैं। साफ है, नई और छोटी पार्टियों के लिए ये घाटे का सौदा है। कितने दिनों में कैश किया जा सकता है ये बॉन्ड, इसे भी जान लीजिए। जारी होने के 15 दिनों के अंदर ही बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा न करने पर यह पैसा पहले प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियां हजारों करोड़ का गोपनीय चंदा कैसे हजम कर जाती हैं, ये पूरा खेल समझिए। देश के टॉप 5 राजनीतिक दलों को इन दिनों मिलने वाली फंडिंग में 70% से 80% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की खासियत यह है कि इसमें देने वाले का पता नहीं होता है। ऐसे में राजनीतिक दलों को मिलने वाला 70% से 80% चंदे का कोई सोर्स पता ही नहीं है। यह नियम अनअकाउंटेंट है। मनी यानी काले धन को बढ़ावा तो देती ही है, इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों के जरिए अपने पक्ष में नीतियां बनवाने में किया जा सकता है। चंदा देने वाली कंपनी का नाम या शख्स का नाम पता नहीं होने पर आम लोगों को नहीं पता चलता कि सरकार ये नीति क्यों बना रही है। इससे पहले कोई भी कंपनी पिछले 3 सालों के अपने शुद्ध मुनाफे के वार्षिक औसत आय का 7.5% से ज्यादा चंदा राजनीतिक दलों को नहीं दे सकती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। यानी राजनीतिक चंदा देने के लिए कंपनी को कम से कम 3 साल पुराना और मुनाफा कमाने वाला होना चाहिए था। अब एक नई और मुनाफा न कमाने वाली कंपनी भी जितना चाहे चंदा राजनीतिक दलों को दे सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का यह नियम भी काले धन की हेरफेर करने और फर्जी कंपनी बनाने को बढ़ावा देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में दी गई रकम का जिक्र कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में तो होता है, लेकिन यह किस पार्टी को दिया गया इसका जिक्र नहीं होता। इलेक्टोरल बॉन्ड में दी जाने वाली पूरी रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिल जाती है। इस नियम का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इनकम टैक्स में गैर जरूरी छूट लेने के लिए किया जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड व्यक्तियों का समूह भी खरीद सकता है। ऐसे में अब धार्मिक संस्थाएं भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता को अपने आधार और पैन कार्ड के जरिए अपनी कमाई और खर्च का पाई का हिसाब देना होता है, तो राजनीतिक पार्टियों को आखिर क्यों नहीं। अब जानते हैं कि कैसे 2017 में विदेशों से चंदा लेने का रास्ता साफ किया गया। 2017 में विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने पहले से बने 3 प्रमुख कानूनों में बदलाव किए। पहला बदलाव होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA 2010 और दूसरा फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 154। तीसरा बदलाव होता है कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 182। इससे राजनीतिक दलों को विदेश से चंदा लेने के लिए खुली छूट मिल गई। अब पढ़ते हैं कानूनों में बदलाव की वह कहानी जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट से दोषी पाए जाने के बावजूद किस तरह बीजेपी ने खुद को और कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई से बचा लिया। 1976 में FCRA कानून बनाया गया। इसका मकसद राजनीतिक दलों को विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करना था। यह
2004 से 2009 के बीच विदेशी कंपनी वेदांता की भारत में रजिस्टर्ड सब्सिडियरी कंपनी ने कांग्रेस और बीजेपी को चंदा दिया। 2010 में एफसीआरए एक्ट 1976 को हटाकर उसकी जगह एफसीआरए एक्ट 2010 लाया गया। 2013 में एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चंदा लेने के खिलाफ एफसीआरए 1976 के तहत याचिका दायर की। इस मामले में हाई कोर्ट ने दोनों दलों को दोषी पाया और चुनाव आयोग को एक्शन लेने का आदेश दिया। 2016 में मोदी सरकार ने एफसीआरए 2010 में बदलाव किया। इसके जरिए सरकार ने एक्ट में विदेशी कंपनी की परिभाषा को ही बदल दिया। मतलब ये कानून तो 2016 में बदला गया, लेकिन इसे लागू 2010 से ही मान लिया गया। इस तरह सरकार ने खुद को और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से बचा लिया। इस बदलाव के बाद सैद्धांतिक तौर पर आज कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सा विदेशी कंपनी का है, वह राजनीतिक चंदा नहीं दे सकती है। अगर यह कंपनी किसी ऐसे सेक्टर की कंपनी है जिसमें 70% तक विदेशी कंपनी के इन्वेस्टमेंट की छूट है, तो इस सेक्टर से जुड़ा कोई कंपनी चंदा दे सकती है, भले ही उस कंपनी की 51% हिस्सेदारी विदेशी कंपनी के पास हो। 2017 में हाईकोर्ट ने इस बदलाव को अस्वीकार करते हुए सरकार को बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए 6 महीने का समय दिया। 2018 में मोदी सरकार ने 1976 से ही एफसीआरए में बदलाव कर दिया। तब से ही विदेशी कंपनियों से लिए गए राजनीतिक चंदे को वैलिड कर दिया गया। चंदे के खेल के लिए देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां बनाई गई। देश में सितंबर 2021 तक 2829 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। देश में रजिस्टर्ड पार्टियों को मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा गया, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। 97% अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां मुख्य रूप से क्षेत्रीय और छोटे दल हैं। इनके पास कोई निश्चित चुनाव चिन्ह नहीं होता है। सभी रजिस्टर्ड पार्टियों को डोनेशन के जरिए चंदा लेने का हक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर का भी कहना है कि भारत में कई दल तो सिर्फ और सिर्फ चंदा लेने के लिए बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सितंबर 2021 तक 767 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां थी, जिनमें से सिर्फ 104 दलों ने अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को दिया। छोटी पार्टियां कैश के जरिए घालमेल कर रही हैं, जबकि बड़ी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी का घालमेल कर रही हैं। छोकर ने भी माना कि कानून के लूप एंड होल्स का फायदा उठाकर कई छोटी पार्टियां धड़ल्ले से डोनेशन में मिली ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रही हैं। छोकर कहते हैं कि सत्ता में बैठी पार्टी वित्त मंत्रालय के जरिए एसबीआई से चंदा देने वालों की पहचान हासिल कर सकती है, जबकि आम आदमी को यहां तक कि चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी नहीं होती। इसका इस्तेमाल सरकार अपने विपक्षियों को मिलने वाले चंदे को प्रभावित कर उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर करने और दबाने के लिए कर सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा बड़े दलों को मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा के लिए मिलने वाले वोटर पर कैसे उसका असर पड़ता है, इसे समझते चलिए। जनता वोट के जरिए सरकार चुनती है ताकि वह लोगों को लाभ पहुंचा सके। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस उम्मीद को तोड़ने का काम किया जाता है। राजनीतिक दलों को जब ज्यादा चंदा गुमनाम कारपोरेट से मिलता है, तो इसमें सरकार के फैसलों में कारपोरेट घरानों का दखल बढ़ जाता है। सरकार उनके फायदे के लिए फैसले लेती है। और आखिर में जानते हैं कारपोरेट फंडिंग के दूसरे तरीके यानी इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में। कारपोरेट फंडिंग के 2 तरीकों में सबसे पहला तरीका इलेक्टोरल ट्रस्ट है। भारत में कुल 22 इलेक्टोरल ट्रस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे अमीर सक्रिय प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है। कंपनियां इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा देती हैं और फिर ये ट्रस्ट यही पैसा पॉलिटिकल पार्टी को चंदे में देता है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 182 के तहत इलेक्टोरल ट्रस्ट में चंदा देने वाली कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी कंपनी
अपने पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट के औसत का 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती है। कंपनी को अपने बही खाते में राजनीतिक चंदे को दिखाना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी भी जरूरी है। नियमों को तोड़ने वाली कंपनियों को दिए गए चंदे के 5 गुना तक दंड के रूप में देना होता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट का हिस्सा काफी कम है, ऐसे में इसके जरिए घालमेल की आशंका कम है। हालांकि जानकार कहते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट की शुरुआत भी इस बात को छिपाने के लिए की गई थी कि किस कॉरपोरेट घराने ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से पूछेंगे कि जनता को अपने आधार और पैन कार्ड के जरिए अपनी कमाई के खर्च का पाई का हिसाब तो देना होता है, तो राजनीतिक पार्टियों को आखिर क्यों नहीं। नमस्कार।